मैंने MBA किया। एक्चुअली मेरा पैशन था HR मैनेजर बनना किसी अच्छी कंपनी का। एक क्लाइंट थे, ही अप्रोच्ड मी। मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड या ऑटोमेशन सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो आज आपके लिए सब कुछ है। जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से पास आउट होते हैं, दे हैव ए आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपने क्यों किया है? प्रोडक्ट में क्या होता है कि बल्क में प्रोडक्ट आपने कर दिया, बता दिया, बल्क में चीजें हो गई, बट सॉल्यूशन ना बहुत स्पेसिफिक होता है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे हैं जो हर साल में जॉब चेंज करते हैं। यहाँ से पैकेज लिया, चेंज कर दिया, यहाँ से पैकेज लिया, चेंज कर दिया। 4 साल में 4 जॉब चेंज करी, उन्होंने अपना 12 से 15 लाख का पैकेज करा लिया। तो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्लाइंट लाना है बहुत इजी है, बट राइट टैलेंट चूज करना टफ है। 100%। क्या आपको ऐसा लगता है कि AI के आने की वजह से आपकी बिजनेस को खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, और ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती इतनी हूँ। बड़ी बड़ी MNC 100 HR है सब में, तो कितने सारे HR है, फिर भी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी की क्यों जरूरत पड़ती है? सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। थैंक यू मैम, थैंक यू अभिषेक। राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे बोलते रहिए, काम करते रहिए। हाँ, क्या बोलते हैं, बिल्कुल। क्या फिलोसफी सही है? बहुत अच्छी फिलोसफी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। राधे राधे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब अल्टीमेटली गोल ही वही है कि भैया हमको भगवान की प्राप्ति करनी है अल्टीमेट, तो उसको साथ में लेके क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यही तो बोलते हैं सही। तो सारिका जी, आप बताइए आपकी जिंदगी की शुरुआत, मतलब ये जो आपने बिजनेस वर्ल्ड में आए कैसे हुई? मैं अभी स्टार्ट करती हूँ अभिषेक। मैंने MBA किया। एक्चुअली मेरा पैशन था HR मैनेजर बनना किसी अच्छी कंपनी का। कुछ स्टार्टिंग से ही था कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में ही जाना है। तो आई हैव डन MBA। मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। HR से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। फिर मैंने LG में भी काम किया। HR में वहीं पे काम करती थी। फिर मैंने आई टुक ए ब्रेक फॉर माई बेबी। एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंस आया, वे गुड एक्सपीरियंस इन HR, तो कनेक्ट भी अच्छे थे। तो लाइटिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ, मुझ समबडी एक क्लाइंट थे, दे ही अप्रोच्ड मी फॉर देयर हायरिंग, कि हमें हायरिंग करनी है और कंपनी की पॉलिसीज बनवानी है। तो आई हैव डन। ये कंपनी लाइटिंग से ही रिलेटेड थी, इसी इंडस्ट्री से। तो मैंने उनकी पूरी हायरिंग कर दी और उनकी पॉलिसीज सारी पूरा स्ट्रक्चर, पूरा HR डिपार्टमेंट जितना भी होता है, आई हैव डन इट। फिर ग्रेजुअली देन आई थॉट कि इंडस्ट्री अच्छी है, मुझे इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा लगा समझना टेक्निकल। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट देयर ओन कंसल्टेंसी इन पर्टिकुलर डोमेन, लाइटिंग इंडस्ट्री, लाइटिंग ऑटोमेशन, लाइटिंग कंट्रोल। तो ये जर्नी उस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट हुई। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग मतलब नॉन IT सेक्टर के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। IT मतलब सब कुछ टेक ही जानते हैं। आपने नॉन IT सेक्टर चुना, लाइटनिंग फील्ड के अंदर, लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा आपने। पर अगर मान लो लाइटिंग बंद हो जाए, तो अगर ये इंडस्ट्री अगर बंद हो जाए, तो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना असर पड़ जाएगा? देखो, वैसे लाइटिंग बंद तो नहीं होगी, ये तो बिल्कुल, ये एक हाइपोथेटिकल है कि लाइटिंग बंद हो सकती। तो एक्चुअली में क्या, आजकल जैसे AI है, IoT है, लाइटिंग कंट्रोल है, तो लाइटिंग तो बंद नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि पूरा प्रोसेस है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, इसी से रिलेटेड है। तो बंद तो नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट। जबकि और ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई टेक्निकलिटीज़ आ रही हैं, ऑटोमेशन है इतना, लाइटिंग से रिलेटेड पावर कंजर्वेशन है। तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। Correct. मतलब नई नई टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट हो रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आज हो सकता है आपकी डिमांड, आपको सर्कल लाइट में कुछ पसंद है, बट आपको लगता है कि नहीं, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड या ऑटोमेशन सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो आज आपके लिए सब कुछ है इस इंडस्ट्री का। मतलब जैसे लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से वर्कफोर्स की होती है? टेक्निकल वाले होते हैं, वर्कर होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, कौन से किस टाइप के लोग सबसे ज़्यादा डिमांड में है? देखो, हर कंपनी के डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, तो ऑब्वियसली सेल्स वालों की डिमांड तो रहती ही है, हाँ। क्योंकि चल तो इंडस्ट्री सेल्स से ही रही है। सेल्स, जैसे IT इंडस्ट्री में से डेवलपर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, कि पता है कि IT इंडस्ट्री में डेवलपर ही चाहिए, हाँ, ऑर्डर चाहिए, मतलब बैठ के काम करें। तो इसमें लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से लोगों? टेक्निकल पर देखो, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट क्या है अभिषेक। हो सकता है मेरे को टेक्निकल बंदा चाहिए, जो ऑटोमेशन के टेक्निकल में भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं,
स्टेप बाय स्टेप जो क्लाइंट को समझा सके, क्योंकि ऑटोमेशन क्या है, सॉल्यूशन सेलिंग है, वो सॉल्यूशन प्रोडक्ट नहीं है। लाइटिंग में प्रोडक्ट है, तो लाइटिंग में भी किस लेवल का लक्स लेवल चाहिए, मुझे यहाँ स्लो लाइट चाहिए, बहुत लक्स लेवल ज़्यादा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइटिंग डिज़ाइनर्स होते हैं। फिर भी अभी सोचता हूँ उसके अंदर से मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल बीटेक करे हुए होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर्स हैं, लाइटिंग डिज़ाइनर है, जो सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, डायलेक्स है, ऑटोकैड है, तो इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि नॉन टेक्निकल कैंडिडेट तो डिज़ाइन कर नहीं सकता, राइट। तो जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से पास आउट होते हैं, दे हैव ए वेरी गुड ग्रोथ, मतलब काफ़ी अच्छी ह्यूज स्कोप है, बहुत स्कोप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सेल्स वाले कैंडिडेट हैं, काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। पर ऐसा देखा जाता है जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने भी आईटी, फिर उसमें भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से होता है। तो वो सब बोलते हैं कि हमको हमारी इंडस्ट्री में जॉब ही नहीं मिलती है, फिर हमको कोडिंग में जाना पड़ता है, सेल्स में जाना पड़ता है, ईएस पीएससीएस और यूपीएससी की तैयारी हम लोग करते हैं। नहीं, तो डिमांड है मतलब बहुत बहुत डिमांड है, बहुत, यही तो आपको समझना है। हाँ। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड यही आपको समझना है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपने क्यों किया है, वो एक बार वो समझना इम्पोर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोडिंग में ही ज़्यादा है, इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। हाई पेइंग जॉब है इसके अंदर? हाई पे, यस, हाई पे। कितना मैक्सिमम हाई पैकेज लगवाया आपने? मैंने 1 सीआर तक का भी कराया है, हाँ, मैंने 1.5 सीआर का भी कराया है द मैक्सिमम, और जूनियर भी कराया। और जो फ्रेशर्स जैसे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर्स की भी बात करूँ, तो 3 to 4 LPA इट्स कॉमन एक्चुअली। वो कंपनी के, कुछ कंपनीज के इंडियन कंपनी है तो वो 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं, 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उनका स्टार्टिंग है 6 लाख है फ्रेशर्स का, डिज़ाइनर्स का 6 लाख 7 लाख स्टार्ट है। तो वो कंपनी डिपेंड करता है, बट यस, हाई पे स्केल, हाँ, कंपैरिजन हो सकता है आईटी नॉन आईटी में थोड़ा, बट ऐसा नहीं है कि इसमें हाई पे जॉब नहीं है, बिल्कुल करियर है। बट ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के अंदर, लाइटनिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे टफ रोल कौन सा होता है, मतलब सबसे टफ हायरिंग कौन सी होती है? जो लोग नहीं मिलते हैं, उनकी डिमांड बहुत हाई है, तो शायद लोग अपनी बात से वो कोर्स करना चालू कर दे ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिल पाए। देखो, हायरिंग ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन ना टेक्निकल कैंडिडेट ही बता सकता है ब्रीफ, और ये सॉल्यूशन सेलिंग है, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट में क्या होता है कि बल्क में प्रोडक्ट आपने कर दिया, बता दिया, बल्क में ये चीज़ें हो गई, बट सॉल्यूशन ना बहुत स्पेसिफिक होता है। तो टेक्निकल कैंडिडेट समझना ऑटोमेशन में क्या सॉल्यूशन चाहिए क्लाइंट को, क्या हमारे सब हमारे सर्विसेज हैं, क्या हम दे सकते हैं, तो वो टेक्निकल कैंडिडेट समझ सकता है। ऑटोमेशन का थोड़ा टफ है। ऑटोमेशन में ग्रोथ भी बहुत है, इट्स ए ह्यूज ग्रोथ। और अब जिस तरीके से एआई आ रहा है ना, आईओटी आ रहा है, तो इसमें बहुत, मतलब बहुत ग्रोथ है। अगर किसी को आना है तो ऑटोमेशन में डेफिनेटली। ऑटोमेशन में भी क्या सीखे? सी ऑटोमेशन में इट्स ए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, होम ऑटोमेशन होता है, उससे जैसे लाइटिंग रिलेटेड है, लाइटिंग कंट्रोल है। अब ये आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट, जब आप किसी भी कंपनी का ज्वाइन करोगे ऑटोमेशन में, वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी प्रॉपर कि हमारा ये पैरामीटर्स है, ये हम सॉल्यूशन देते हैं। जैसे मैंने आपको लाइटिंग कंट्रोल का दिया स्पेसिफिक, लाइटिंग कंट्रोल में जैसे बेस्ट एग्जांपल एक कंपनी है ल्यूट्रॉन, दे आर मास्टर इन लाइटिंग कंट्रोल, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कभी आप भी रिसर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो। वो लाइटिंग कंट्रोल में बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। उनकी हायरिंग की डिमांड भी वैसी ही रहती है कि टेक्निकल कैंडिडेट होना चाहिए, विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उसके सिमिलर क्लाइंट हो भी चलेगा, बट गुड एटीट्यूड, और उसका ट्रेनिंग दे सकते हैं। मतलब वो स्किल सेट ऐसे होने चाहिए कि अगर हम उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दें तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, क्लाइंट को बता सके। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं मैडम, मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब उनको नॉलेज भी अच्छा होता है, चीज़ अच्छी, मैं भी हायरिंग करता हूँ तब स्किल्ड है, सब कुछ है, बट आपने ऐसे क्या चीज़ आइडेंटिफाई करी जिसकी वजह से लोग स्किल होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाते हैं? ये बहुत कॉमन है अभिषेक, मतलब बहुत ही कॉमन है। और एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कम्युनिकेशंस का। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो, हो सकता है, मैंने पर्सनली देखा है, कैंडिडेट के बहुत अच्छी-अच्छी परसेंटेज होती है, टेक्निकल होते हैं, बीटेक, एमटेक, 90+ परसेंटेज होती है, बट आप उनसे जब फ़ोन पे बात करोगे ना, मतलब हेलो बोलते ही समझ में आ जाता है,
तो कम्युनिकेशन एक्चुअली ओवरऑल पर्सनैलिटी हो जाता है, फिर आपका कम्युनिकेशन से आपको समझ आ जाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा बैरियर है एक्चुअली इन हायरिंग। मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कोई कम्युनिकेशन स्किल सिखाने लग जाए सारे कॉलेज पास स्टूडेंट्स को, अगर मतलब कि है कि कॉलेज पास कर लिया, अब 2 महीने का पहले कम्युनिकेशन का कोर्स करो कि कैसे बात करते हैं, क्या चीज़ करना है लाइफ में, क्या मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दे अगर, तो वो जो बंदा उनको करवा रहा है उसको भी फ़ायदा और कंपनीज को भी फ़ायदा था बिल्कुल है। फायदा, बिल्कुल और ये होना चाहिए। इनफैक्ट जैसे एमबीएस के कॉलेज में पास आउट होते हैं, हमें भी बताया जाता था कि भाई कम्युनिकेशन इज द मेन पॉलिसी, आप कॉर्पोरेट में जाना है, ये होना चाहिए। चाहे स्पेशली अलग से वो चीज़ होनी चाहिए कॉलेजेस में भी बच्चों को, क्योंकि कम्युनिकेशन तो सबसे बड़ा है, मतलब कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी आप एजुकेशन अच्छी ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, इट्स ए वेरी प्लस पॉइंट। बट अगर आप कम्युनिकेशन को भी ऐड ऑन कर लो, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट, जैसे मतलब आपने बहुत सारे लोगों को प्लेस करवाया होगा, अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस करवाया होगा, बट आजकल लोग जल्दी छोड़ देते हैं। क्या आपको भी प्रॉब्लम फेस होती है कि भैया कि 2 महीने भी काम नहीं किया और उसने बंदे ने छोड़ दिया, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है, क्या होता है? जैसा ही सेट कि वो होता नहीं है जनरली ऐसा, क्योंकि हमारी हायरिंग और प्रोसेस इतना सॉर्टेड होता है टू चेक द माइंडसेट ऑफ द कैंडिडेट। इसीलिए कनेक्ट बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर ए ह्यूमन, आप काम कर रहे हो। Correct. तो आपको सामने वाले की सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी कि वाई ही और शी इज़ लुकिंग फॉर ए चेंज। कोई भी देखो, कोई किसी भी कंपनी से जॉब चेंज करेगा तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, करेक्ट। है ना? अगर कोई बोले कि मैम मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ, हाँ मैं ओके हूँ, तो मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। काइंड ऑफ ऐसा होता है ना, जंपिंग होपर कि भाई जॉब होपर है ये, तो पता लग जाता आपकी पता जॉब। लग हाँ, पता लग जाता है। वो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो वो पता लग जाता है, तो उसको मैं वैसे ही रिजेक्ट कर देती हूँ। बट स्टिल कोई प्रोसेस है कि मतलब कि जो कैंडिडेट आपके पास आएगा उसकी 4-5 चीज़ तो चेक करूँगी करूँगी, 100%। क्या क्या है वो 4-5 चीज़? जैसे उसका सबसे पहले मेन रीज़न, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर ए चेंज, जी। है ना? वो क्या रीज़न है? अगर वो बोले कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनी ने मुझे ऐसा किया, कंपनी ने मुझे वैसा किया। तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखनी इंपॉर्टेंट है ना, उसको कितना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल उसको 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसने पहली कंपनी कितनी जल्दी जल्दी स्विच की है और क्या रीज़न रहे हैं। तो मैं रैंडमली किसी भी कंपनी का पूछती हूँ कि अच्छा यहाँ से क्यों चेंज किया था, क्या रीज़न था। तो अगर वो बार बार कुछ कुछ चीज़ें ना बड़ी कॉमन हो जाती हैं माइंडसेट से, अब इतना तो आपकी स्पेशलिटी है समझना, हाँ। उसकी पर्सनालिटी, यही तो भाई स्पेशलाइज्ड का काम है, तो उसको समझना। अगर वो वैसे ही रिपीटेड कर रहा है ना कि यहाँ पे भी ऐसा था, वहाँ से, क्योंकि देखो सिचुएशन हर जगह खराब नहीं हो सकती, तो आपको समझना कि क्यों चेंज कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना देखो, कई बार हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो किसी कैंडिडेट के साथ। आई एम नॉट सेइंग कि जेन्युइन भी नहीं होती है, जेन्युइन, पर वो समझना इम्पोर्टेंट है कि वो जेन्युइन है या वो सिर्फ जॉब ऊपर है। कि भाई आजकल बहुत सारे हैं जो हर साल में जॉब चेंज करते हैं, यहाँ से पैकेज लिया चेंज कर दिया, यहाँ से पैकेज लिया चेंज कर दिया, 4 साल में 4 जॉब चेंज करी, उन्होंने अपना 12 से 15 लाख का पैकेज करा लिया, है ना? बहुत है। तो वो माइंडसेट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर और फिर उसके बाद मेरा अपना बेसिक्स रहता ही है कि कनेक्ट, कि अच्छा हायरिंग ये कैंडिडेट ठीक है और ये इसी क्लाइंट के यहाँ जाके, क्योंकि इसका माइंडसेट है। अब बोले मैम मुझे इस कंपनी में तो नहीं जाना, पर फ्यूचर में आए तो मैं इसके लिए बहुत ओके हूँ, मुझे बताना ज़रूर अगर इसमें ये वाली प्रोफाइल आए तो। और बाई चांस उसमें वो अपॉर्चुनिटी है, वो ढूंढ रहा है, तो मैं बोलूँगी कि अरे अच्छा अभिषेक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, करोगे ट्राई? कि हाँ मैम मेरा करा दो, मैं तो यहाँ पे मतलब इट्स माय ड्रीम जॉब, मुझे करना है। तो वो क्या है कि वो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँ कि अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ ज्वाइन कर लो, वो बोला नहीं मैम चलो मैं ज्वाइन तो कर लेता हूँ, पर मेरे को यहाँ ना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आई नेवर रिकमेंड लाइक दिस एटीट्यूड पीपल, क्योंकि मुझे पता है ना भाई, मुझे भी लॉन्ग टर्म अपने क्लाइंट के साथ काम करना है। आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट और कैंडिडेट, दोनों ही तरफ से। कैंडिडेट का ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट है भाई, वो ट्रस्ट कर रहा है एज ए कंसल्टेंट कि मैम अगर कहीं पे भेज रही है तो वो अच्छी जगह भेज रही है। और मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब अगर इतने लोग अब स्विच करते और आते जाते, तो वास्तव में उनका कोई फ्यूचर बनता है उस बंदे का, उस कैंडिडेट का? कोई बहुत जॉब हॉपर है, उसने बहुत करी जॉब चेंज, देखो तो उसका जॉब बनेगा अच्छा करियर उसका लाइक? नहीं, एक एज के एक टाइम के भी एक एक्सपीरियंस के बाद जाके ना उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, हो जाएगी। हो रही हो जाती है, ये उसकी स्टॉप हो जाती है।
देखो या तो उसका कुछ वैलिड रीज़न रहा हो, तब तो कंपनी को समझ आता है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा जॉब चेंज कर रहे हो, कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव बता रहे हो, तो इट मीन्स प्रॉब्लम कहीं न कहीं फिर आप में है। मतलब वो हम्म। प्रॉब्लम आती है करियर। बट ये स्टिल नहीं समझते, लोगों को लगता है कि ठीक है ना, ले लेगी, कंपनी बहुत है। हाँ, नहीं लेकिन करियर में हाई ग्रोथ पे अभिषेक फिर उस हिसाब से जा कितने लोग पाते हैं? हाँ, रुक जाते हैं वहाँ रुक पे। जाते हैं ना ग्रोथ। अगर आपको बिल्कुल टॉप ऑफ पे आपका माइंडसेट वैसा है, तो वहाँ तक जा भी तो कम लोग पाते हैं ना। लॉन्ग टर्म तो देखा जाता है लॉन्ग इंडस्ट्री में, टर्म मतलब मैंने भी देखा है 100% कि अगर होता है। रिज्यूम में अगर पता चल गया कि इसने 3 4 5 ऊपर नीचे किया है, या तो एक बार माइंड से बन जाएगा यार, इसको नहीं लेना है। इसको नहीं लेना। ऐसे बहुत सारे सीवीज़ मेरे पास भी आते हैं, मैं अपने लेवल पे रिजेक्ट कर देती हूँ। मतलब मैं आगे ही नहीं फॉरवर्ड करती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट का ट्रस्ट भी मेरे साथ ऐसा है कि मेरी कंपनी से अगर सीवी जा रहा है, तो इट मीन्स वो ऑलरेडी फ़िल्टर्ड है हम्म। और चांसेस आर हाई टू क्लोज़। तो ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने बहुत 10 सालों तो काम किया, कर रहे हो और करते रहे, बिल्कुल। तो एक मैसेज ऑन कैमरा मैडम कि ना, जितने भी लोग हैं जो स्विच कर देते हैं, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑन कैमरा ये बार। हाँ, मैं बिल्कुल देखो, जब तक आपके पास वैलिड रीज़न ना हो, मत जॉब चेंज करो। और आपको एक टाइम के बाद करियर ग्रोथ चाहिए, आपको लगता है कि अभी मुझे ग्रोथ करनी है और इतना टाइम हो गया और यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है, वो स्टेप समझ आता है। बट प्लीज़ जॉब होपर मत बनो कि हर 6-6 महीने या 1 साल में जॉब चेंज कर रहे हो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपकी ग्रोथ एक्चुअली में रुक जाएगी। कंपनी नहीं सीवी फ़िल्टर करती कि सारी का हर 2 साल में तो ये जॉब, इवन 2-2 1 साल तो बहुत बड़ी बात है अभिषेक। 2 साल में भी अगर कोई जॉब चेंज कर रहा है, अरे इसने पिछली 4 2-2 साल में जॉब चेंज कर रहा है, तो कोई भी बड़ी ब्रांड ना उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देती है। तो आपको ग्रोथ करियर में आगे जाना है, आपकी ग्रोथ करनी है, अच्छी कंपनी में जाना है, सेटल होना है, आपका विज़न है कि मुझे नेशनल हेड जाना है, इस कंपनी में जाना है, तो आपको वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो स्मार्ट वर्क तो है, बट हार्ड वर्क का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। 40s में आते आते फिर पता चल जाएगा कि यार अगर आप चेंज करा ना, अब फिर अब जिंदगी में लफड़ा पड़ जाएगा। होता है। ये भी होता है, क्योंकि अभी अभी मैं एक कैंडिडेट का रिसेंट एग्ज़ाम्पल है बॉम्बे, तो उसके साथ अनफॉर्च्यूनेट हुआ ऐसा। ऑल्दो इज़ अ गुड कैंडिडेट, बट उसने रीज़न बताए कि मैम इस टाइम पे ये हुआ था। चलो आई अंडरस्टैंड कि रीज़न है, बट अभी उसका एक ये है कि मैम अब मुझे कंपनी चाहिए जहाँ पे मैं एटलीस्ट 5 साल जॉब कर लूँ, नहीं तो मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। और एक्चुअली में ये चीज़ मैंने भी उसको बोली कि अगर तूने नेक्स्ट किसी भी कंपनी में जॉब चेंज करी, तो यू विल फिनिश, मतलब आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। हाँ, तो ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है। सही बात है, ब्लॉकेज, क्योंकि मैंने भी देखा, बहुत लोगों को देखा है मैंने कि यार वहाँ पे सुनने लगता है कि मैं फास्ट अभी 1 लाख 2 लाख का पैकेज बढ़ा लिया, फिर आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, लास्ट में आके वो घूम फिर के बोलता है यार प्लीज अभी रख लो यार, वो कम पैकेज में ही रख लो, हाँ। फिर वो वापस गिरता है वो। सेम पे ज्वाइन कर लेंगे, पर उनकी ग्रोथ ना बहुत धीरे-धीरे हो जाती है, बहुत धीरे-धीरे होती है। और उनका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, क्योंकि जब आप कंपनी में रुकते हो, तो आपको काम करने का तरीका, प्रोडक्ट नॉलेज, नए लोगों से मिलना, बॉस से सीखना, तो वो धीरे-धीरे ही आता है, एक दिन में कोई नहीं सीखता। तो रुकना तो चाहिए ही चाहिए, ज़रूर समझना चाहिए। अगर जल्दी करोगे तो ग्रोथ तो रुक ही जाएगी मुझे। अच्छा, रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री मैडम ऐसा बोला जाता है कि दोनों साइड से पैसा लेती है, कैंडिडेट से भी ले लेगी, उधर से भी ले लेगी, कितना कॉमन है ये इस इंडस्ट्री में? ये वैसे काफ़ी कॉमन है, अच्छा क्वेश्चन है अभिषेक, काफ़ी लोगों को पता लगना चाहिए। तो ये मैंने भी सुना है, काफ़ी बीपीओज़ में भी है, होता है, या ओवरसीज़ हायरिंग है। होता है ना कि यहाँ से दुबई भेज रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, कनाडा। काफ़ी सुन मेरे पास भी कई बार ऐसी कॉल आती है कि मैम आप चार्ज करते हो क्या है, कितना का? बट आई हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी, वी नेवर चार्ज्ड फ्रॉम द कैंडिडेट, वी ऑलवेज चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉयर ओनली, उसमें भी हमारा फिक्स्ड पॉलिसी है। करेक्ट। तो हम उससे चार्ज नहीं है, बट है, मैंने भी सुना है कि कंसल्टेंट लेते हैं, कैंडिडेट से भी चार्ज करते हैं, बट हम नहीं चार्ज करते, मतलब वी हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी। ठीक है, आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से मैडम, ठीक है यार, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रही है कि वह कि लोग अनएम्प्लॉयड है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। आप बताओ कि लोग नौकरी की वास्तव में कमी है क्या? बिल्कुल भी कमी नहीं है अभिषेक, है, इंडिया में नौकरी की कमी नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। लोग, अगर मैं बात करूँ ना, लोगों में सिर्फ पैशन की कमी है, लोगों में काम करने की कमी है, लोगों में काम करने की कमी नहीं है। अगर आपका पैशन है और काम करना है ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आपको यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कंपनीज़ ढूँढ रही हैं कैंडिडेट कि हमें ये बंद कैंडिडेट चाहिए, पर उनको इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं।
और कैंडिडेट बोल रहे हैं जी जॉब की कमी है। जॉब की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो आजकल ऐसे मैं जैसे मैं तो इस रील वाली इंडस्ट्री में हूँ, पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, तो देखना पड़ता है बहुत सारे रील्स क्या चल रहा है मार्केट में, कौन क्या है। तो बहुत सारे रील मेरे पास आई, बच्चे रील बना रहे, चैट जीपीटी से पूछे हैं कि एक लड़का होता है, दो लड़के और बैठे होते हैं, चैट जीपीटी बताओ कि है ना एक मंथ में 1 करोड़ कैसे कमाना है। तो वो बोलता है अरे एक मंथ में नहीं, एक दिन में कैसे कमाना है, एक दिन में। तो बोलता है कि चलो एक दिन में 1 करोड़ कैसे कमाना। दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, एक दिन 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़, 5 करोड़। तो ऐसा कुछ क्या वेज बताओगे, अच्छा कुछ नए वेज बताओ। पर काम क्या, काम कुछ नहीं करेंगे, सोना 18 घंटे सोएंगे। तो ऐसी रील वायरल हो रही कि काम कुछ नहीं करना है और उसके 50 वेज बताओ कि मैं इतना पैसा कैसे कमा पाऊंगा। तो यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में जॉब नहीं है। देखो मैंने क्या बोला अभी, किसी भी चीज़ का ना शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत तो करनी, आप स्मार्ट हो, ये आपके स्किल्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। बट आपको समझने के लिए देखो, आपको पढ़ना है। परसेंटेज आप 60 भी ला सकते हो, 90 भी ला सकते हो, बट उसमें एक गैप है ना, वो आपको ही फिल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप कितना स्मार्टली पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके लिए भी मेहनत की जाती है। परसेंटेज आना अपने आप तो आएंगी नहीं, 60% आ रही है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अब परसेंटेज किसी की 60 आ रही है, किसी की 90 आ रही है, वो उसके स्किल सेट और स्मार्टनेस पे आ रही हैं, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी जो ये बोलते हैं कि चैट जीपीटी से कि एक दिन में 1 करोड़ कमा ले, करेंगे कुछ नहीं, 16 घंटे सोएंगे। तो मुझे लगता है ये एक है ना कि खाली सपने देखना, वैसी वाली बात है। नहीं, ये तो तो मतलब पॉसिबल रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्लाइंट लाना है बहुत इजी है, बट राइट टैलेंट चूज करना टफ है। 100%। राइट टैलेंट चूज करना इट्स एक्चुअली वेरी बिग तो आप टास्क। कैसे सोर्स करते हो, मतलब आपका नेटवर्क कैसे बनता है, क्लाइंट स्टूडेंट मतलब जो लड़के आते हैं, आप कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड करके देन आप कंपनीज को एक राइट कैंडिडेट देते हो। सी देखो, स्पेशलाइज्ड होने का तो यही एक फ़ायदा है कि मैं इंडस्ट्री से बहुत कनेक्टेड हूँ, चाहे वो क्लाइंट है या फिर कैंडिडेट है। उससे आपको पता भी रहता है कि रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, क्लाइंट कौन है, कैंडिडेट कौन है। फिर वो अंडरस्टैंड करना कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल विप्रो है, लाइटिंग टेक्नोलॉजीज़ है, रशियन ब्रांड। अब किसी की पर्टिकुलरली ब्रांड रिक्वायरमेंट क्या है कि सारी का हमें एक कैंडिडेट नॉर्थ में चाहिए। आई डू हायरिंग फॉर पैन इंडिया, तो नॉर्थ में चाहिए या साउथ में चाहिए या फिर हमें वेस्ट में चाहिए, रीजनल मैनेजर चाहिए, लाइटिंग डिज़ाइनर चाहिए। तो फिर वो उसी हिसाब से मैं आई विल फ़िल्टर आउट माय डेटा, माय कनेक्ट्स या नौकरी जो यूज़ करते हैं सभी। तो अकॉर्डिंगली फिर वो मैं फ़िल्टर आउट करके आई विल फॉरवर्ड द प्रोफाइल्स टू माय क्लाइंट एंड देन दे टेक द इंटरव्यूज़, जो भी उनका प्रोसेस है, 1 और 2 और 3 राउंड्स जो उनके, देन दे हायर कि हाँ सारे गाइस आर परफेक्ट एंड दे क्लोज़ द प्रोफाइल। अच्छा, दो तरह की कंपनीज है भी इंडिया के अंदर, स्टार्टअप है और एक फिर एक एमएनसी है। स्टार्टअप अपने आप से 10 साल भी हो तो स्टार्टअप ही बोलते हैं, फिर उसके बाद एमएनसी जो बड़ा पैसा जिनके पास है। दोनों की हायरिंं करने के माइंडसेट में डिफरेंस होता है कि वहाँ स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है एमएनसी में और मतलब स्टार्टअप में कि हाँ ठीक है ले लिया कैंडिडेट। क्या माइंडसेट होता है दोनों का। देखो, थोड़ा तो डिफरेंस होता है क्योंकि जो मल्टीनेशनल है उनका एक प्रोसेस सेट हो गया है। अब एमएनसी है कि उनके 4 राउंड हैं, किस-किस के साथ कराने हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनका एक प्रोसेस सेट है। जो इंडियन स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको लगता है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जिनको कैंडिडेट नहीं मिलते। भई हर किसी का कैंडिडेट का भी तो माइंडसेट है ना कि मुझे मल्टीनेशनल में जाना है। तो कोई छोटी ब्रांड है अगर, तो उसको लगता है कि यार ये कैंडिडेट ठीक है, मेरा काम कर लेगा। तो उसने वो एक इंटरव्यू होगा उनके साथ और वो उसको हायर कर लेते हैं। तो ये बस यही है और इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपकी कंपनी की क्या रिप्लेसमेंट पॉलिसी है 3 से 6 महीने वाली। 90 डेज़, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का है हमारा, मतलब जब भी कोई कैंडिडेट ऑनबोर्ड होता है, वेरी क्लियर। तो 90 डेज़, इन केस 90 डेज़ में अगर वो चला जाता है, तो उस केस में फिर आई विल गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। हाँ, पर ऐसे केस ज़्यादा है कम है, मतलब नहीं, छोड़ के बहुत ही कम है, वेरी रेयर। जनरली क्योंकि मैं अपना काम डबल-डबल क्यों करूँ, है ना? तो मेरी हायरिंग ही वैसी सॉर्टेड होती है कि रिप्लेसमेंट का चांसेस वेरी, मतलब वेरी, वेरी लेस, होता ही नहीं है। इन केस अगर देखो, यू नेवर नो द सिचुएशन, वो तो कभी भी वैसे भी हो सकती है। तो किसी के साथ में कभी होता है तो इट्स फाइन, वो मेरी पॉलिसी है। आई प्रोवाइड द कैंडिडेट इन 90 डेज़ अगर चला जाता है। अच्छा आजकल जैसे एआई का चलन बहुत है, ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए हैं कि आप उसमें से रिक्रूटमेंट इजीली कर सकते हो। लोग जो फिल्टर होता है फिल्ट्रेशन इजी हो जाता है। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप कर रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि
एआई के आने की वजह से आपकी बिजनेस को खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, और ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। कैसे, क्यों? एआई आपको क्या कर सकता है, देखो एआई, आज मैं अभिषेक से बात कर रही हूँ, हम एक बात कर रहे हैं एक दूसरे, एआई अभिषेक का माइंडसेट तो नहीं समझ सकता ना कि उसको जॉब चेंज करनी है नहीं करनी है, क्या पैशन है। अगर मैं कंपनी में इसमें जा रहा हूँ एक्स वाई में, तो मुझे मैम यहाँ जाके मैं 5-6 साल तो रुकूंगा, 10 साल भी काम करूंगा, ऐसा है। तो वो माइंडसेट एआई नहीं समझ सकता। एआई क्या करेगा, वो एक अभिषेक का एक नॉर्मल परफॉर्मर निकाल के, चाहे ही हैज़ दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपर्टीज है, ये एजुकेशन है, और ही इसके सॉफ्टवेयर स्किल्स, इसको ये सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ही कैन फिट विथ योर रिक्वायरमेंट। बट एक्चुअली में क्या, अभिषेक से बात करने के बाद पता लग सकता है ना कि अभिषेक को जाना है उस कंपनी में या नहीं जाना है, करेक्ट। ये अभिषेक का माइंडसेट क्या है। तो एआई मुझे नहीं लगता कोई वो है, हेल्प तो करेगा आपको, हेल्प कर सकता है कि हेल्प बंदे कर को सकता है ढूंढने में, फिल्टरिंग आउट द कर डेटा, द प्रोफाइल्स, बट नॉट शॉर्ट लिस्टिंग और नॉट क्लोजिंग में। क्लोजिंग तो आपका जब तक इन्वॉल्वमेंट खुद का नहीं होगा, आप क्लोजिंग नहीं हो सकते। एक कंपनी थी, तो उसने क्या किया, ये एआई के मॉडल के थ्रू बोला कि ये रिज्यूम देखो और चेक करके बताओ कि कौन कौन से स्किल्ड पर्सन है, और मैं उन्हीं को हायर करूंगा, और आप कंपनी को एकदम बूम करा देंगे, जल्दी पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो कंपनी ने रिज्यूम को फिर एआई से बोला कि यार इसने इसकी स्किल ऐसी ऐसे ऐसी, और एआई से बात करा दी। बात भी करा सकते हो क्वेश्चन आंसर की भी है कि मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा, इसके आंसर आते हैं क्या आपको? बोले हाँ आते हैं भैया। तो आपने आंसर दे दिए, सेट हो गया। आप तो क्या पता आपकी रटे रटाई विद्या हो। तो ऐसे उन्होंने कंपनी बिल्ड कर ली सॉलिड तरीके से कि यार अभी मेरे को पता चल गया कि बंदे का स्किल्स कैसी है, सेल्स में कैसा है, और ये प्रोडक्ट बना पाएगा नहीं बना पाएगा, सब कुछ उसने जाके 25-30 लोगों की कंपनी बना ली। पर पता चल रहा है कि मतलब अब वो पूरी टीम ही परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि सब एक सेट प्रोसेस है, सब ऐसे डब्बे हैं ए बी सी डी ई एन सी, बट वो जो एक ह्यूमन टच होता है, जो मैकेनिज्म बनता है जिससे आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, बिकेगा, सब कुछ करेगा, वो कुछ नहीं कर पा रही। फिर पूरी कंपनी बंद करके, फिर ह्यूमन इंटरेक्शन करके, फिर कंपनी ने बंदे को हायर करके फिर कंपनी बनाई। हाँ, तो द सेम वे मैंने क्या बोला अभी आपको, एआई आपको प्रोफाइल फिल्टर करने में हेल्प कर सकता है, बट आपको राइट टैलेंट देने में एआई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। वो आपको लैक्स का डेटा है, सीवीज हैं, तो वो आपको 1000 आपको फिल्टर करके कीवर्ड्स के हिसाब से आपको फिल्टर करके दे देंगे। Correct. बट आपको अगेन, जब तक आपके के वो स्किल्स नहीं है टू फाइंड आउट द राइट सोर्स फॉर द कंपनी, तब तक आप क्लोज नहीं कर अब सकते। एक क्वेश्चन का जवाब और दो कि मैडम इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी, 100 एचआर है सब में, तो इतने सारे एचआर है, फिर भी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ, रिक्रूटमेंट, क्योंकि इंटरनली हो सकता है एचआर बिजी इन मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं बट ऑफिस उनका के काम ही अंदर। रिक्रूटमेंट का ना, 100 रिक्रूटर होते हैं। हाँ, ये गुड क्वेश्चन। क्यों होते हैं? क्यों होता है, बिल्कुल कंसल्टिंग। देखो, अगर मैं अपनी मतलब अपनी डोमेन की स्पेसिफिक बात करूँ, तो अब जैसे पता है, सबको ही पता है कि आई हैव अ गुड कनेक्ट, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, प्रोफाइल्स का समझ है, सॉल्यूशन का पता है, कौन सीवी किस में फिट होगा। हो सकता है उनके एचआर कहीं और दूसरी इंडस्ट्री से आया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको टाइम लगता है एचआर को हायरिंग करने में, वो कनेक्ट बनाने में। और कंसल्टेंसी क्या होता है कि कैंडिडेट भी जो होता है ना, वो भी थोड़ा ओपन होता है कि मैम मुझे इसमें नहीं जाना है, इस कंपनी में जाना है, या यहाँ पे तो ऐसा है। वो इतना ओपनली होके कैंडिडेट कंपनी के एचआर से बात नहीं कर सकता। तो कंसल्टेंट क्या होता है कि वो समझ सकता है कि ही और शी इज द राइट फिट फॉर दिस कंपनी और नॉट। तो वो क्या होता है, इजीली क्लोज करने में हेल्प होता है प्रोफाइल। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कंपनी के एचआर वालों ने भी जल्दी जल्दी क्लोज कर लिया, तो वो रिप्लेस, वो स्विच हो जाता है ना, छोड़ के चला गया, ये हो गया। बट स्पेसिफिक हायरिंग में फिर ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे कंपनी के स्पेसिफिक उसमें जनरली, जैसे आपने बोला 90 डेज में चला जाए कोई, तो वो इसीलिए नहीं होता बिकॉज वी अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑल्सो ऑफ द कैंडिडेट, कि ये इसके लिए अच्छा है, ये इस रिक्वायरमेंट में फिट हो जाएगा, और ये जल्दी छोड़ के भी नहीं जाए। और ऐसा होता है, मतलब पीपल आर वर्किंग सिंस लॉन्गर टाइम। अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ा हुआ है, अभी भी बढ़ा हुआ है, तो स्टिल कैंडिडेट आपको पूछते हैं कि कंपनी वर्क फ्रॉम होम देगी क्या, तभी मैं ज्वाइन करूंगा। हाँ, ये भी गुड क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं कि मैम इनका कल्चर कैसा है, कुछ हाइब्रिड है क्या। बहुत कोविड के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, कल्चर बहुत ज़्यादा। पर मुझे लगता है कि नॉन आईटी में ना बहुत लिमिटेड, या बहुत ही कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल हो जिसको देना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता वर्क फ्रॉम होम। नहीं हो सकता, नहीं, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ऑफिस जाना ही पड़ेगा।
अच्छा, एक चीज़ और कॉमन है आई थिंक, मतलब जैसे मेल फीमेल कंपनी में होते हैं, तो फीमेल को थोड़ी ज़्यादा छुट्टी मिलती है, मेल को कम मिलती है, या फिर मेल को ज़्यादा मिलती है, फीमेल को कम मिलती है। तो जो फीमेल क्वेश्चन उठाती है कि यार हमको इतना कम मिल रहा है टाइम, ऑफिस छुट्टी कम मिल रही है, तो क्या इनइक्वलिटी होनी चाहिए, या फिर सेम वर्किंग आवर होनी चाहिए, सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी सेम होनी चाहिए एज ए मैन मैन और वुमेन? देखो, अगर एज़ ए वर्किंग वूमेन अगर इक्वालिटी का सवाल है तो फिर दोनों के लिए सेम ही होनी चाहिए वो तो। जबकि इनफैक्ट फीमेल्स को तो और प्लस पॉइंट मिलती है, चाहे जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, काफ़ी काफ़ी लीवरेज मिल जाती है। लेकिन जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, लीव है या वो तो सबके लिए इक्वली होनी चाहिए। करेक्ट। अच्छा देखो, छुट्टियों की बात करते हैं ना, तो 12 तो छुट्टी होती है जो सीएल होती है, आपकी कैसे होती है? कैजुअल लीव, 12 होती है सिक लीव, सिक लीव। 24 हो गई, ठीक है। 24 प्लस आपको एडिशनल, 15 आप ये जो नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, वो तो अलग हो गई उसके अलावा। वो अलग हो जाती है, जो वो भी मिलती है। और एक मतलब एक मतलब बीमार, मतलब वर्क फ्रॉम होम हो गया, फिर कुछ हो गया, तो 12 छुट्टी वो हो गई, तो 24 प्लस 12 ऑफिस हो गई। फिर आपका सैटरडे संडे निकल गया, तो मतलब पूरे साल पर, और बाकी आपने शादी वादी के लिए छुट्टी ले लेते हो, तो एक एम्प्लॉय के लिए तो कम से कम भी 1.5 महीना पूरे साल में, 1.5 महीने से भी ज़्यादा, छुट्टी को ही 10 महीने ही काम कर रहे हैं, हाँ, फिर भी टेंशन में। फिर भी टेंशन में। हाँ, नहीं होना चाहिए वो इक्वालिटी। वही यही तो प्रॉब्लम है माइंडसेट की कि भाई छुट्टी होनी चाहिए, काम नहीं करना। अच्छा, अगर आपने किसी को हायर करवाया, और मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, फीमेल हरेसमेंट मिसकंडक्ट हो जाता है, और आपके थ्रू हायर हुए, तो आपका इंटरवेंशन उसमें रहता है, उसको कैसे सॉल्व करते हो आप? ओह माय गॉड! वैसे गुड क्वेश्चन। ये अभी तक तो अभिषेक 10 साल के करियर में ऐसा नहीं आया, मेरे उसमें नहीं आया प्रोसेस में। हालाँकि मैंने भी सुना है ऐसा कि कॉर्पोरेट में मैंने भी काम किया, आई नेवर फेस इस तरह की प्रॉब्लम। और अभी 10, लेकिन अगर कभी आता है, कोई केस होता है तो फिर सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, विल अंडरस्टैंड। पर एजेंसी का रोल होता है उसमें इंटरफेयर करने का, या नहीं, नहीं? एजेंसी का वैसे एज़ सच नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज़ आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ है, पीपल आर वर्किंग इंटरनली। बट किसी सिचुएशन में अगर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, बात करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड, तो फिर आपको समझना पड़ेगा दोनों साइड से करेक्ट। कि गलती किसकी है। मतलब सैलरी डिस्प्यूट भी हो जाए, मतलब कि इनकी ज़्यादा सैलरी, मेरी कम सैलरी, आपने तो मैडम मेरे को कम में लगवा दिया, ऐसा केस तो आया होगा? नहीं, या कभी नहीं? देखो, सैलरी केस ये उसी टाइम डिसाइड हो जाता है जब ऑफर डिस्कशन चल रहा होता है कि किसी की सैलरी अभी 20 लाख का है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कंपनी ने कितना दिया है। इनफैक्ट वो अपनी कंपनी में भी रेजिग्नेशन तभी डालता है तब वो ऑफर एक्सेप्ट करता है। तो सैलरी का तो एज़ सच नहीं आता है। नहीं होता है। नहीं, कभी नहीं आता। आप कितने घंटे काम करते हो? आपकी कितनी बड़ी टीम है? आप कैसे काम करते हो? मेरी अभी टीम में बात तो 10 पीपल आर ऑन रोल और बाकी कुछ फ्रीलांसर्स हैं दो आर वर्किंग। मेरा मंडे टू सैटरडे रहता है, 1 सैटरडे इज़ ऑफ बेसिकली एंड एनीबॉडी कैन टेक जब भी उनको लगता है कि जिस सैटरडे में लेना है। और 9:30 टू 6:30 तक वर्किंग रहती है। बाकी तो कंसल्टेंट है तो हमेशा ऑल टाइम यू हैव टू बी ऑन कॉल। रात में कब 8 बजे भी, 9 बजे भी, 10 10 बजे बजे भी आते, 11 बजे भी कई बार करना पड़ता है टू अरेंज द कॉल, क्योंकि कुछ प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जो होल डे दे आर वेरी बिजी। कुछ सीनियर प्रोफाइल्स हैं, दे कांट अटेंड द कॉल फ्रॉम द ऑफिस, नहीं कर सकते। मुझे सीनियर रोल पे किसी का कराना है तो आई हैव टू अरेंज उसका टाइम देख के, क्लाइंट की अवेलेबिलिटी देख के। तो समटाइम्स मैं 9 ओ क्लॉक, 9:30, 10 ओ क्लॉक, इट्स डिपेंड एक्चुअली। तो वो पीसफुली बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हुँ। टीम्स पे, तो यू हैव टू बी अवेलेबल। और जैसे फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, हाँ, घर में भी आपको रहना पड़ता है, तो कैसे बैलेंस करते हो दोनों चीज़ों को? यही तो आर्ट है, यही तो मैनेजमेंट है। वो यही तो आर्ट, सब मैनेज हो जाता है। कुछ आपकी देखो, आप काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपको फैमिली सपोर्ट कैसा मिलता है, क्योंकि आपको सपोर्ट तो चाहिए काम करने के लिए, तो वो रहता है, मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है? हाँ, हाँ। स्ट्रेस नहीं होता उसमें काम करने में? आप जब एन्जॉय करते हो ना अपने काम को, आपका पैशन है आपका काम करना, तो वो स्ट्रेस भी ना आपका इंटरेस्टिंग वर्क फेज़ बन जाता है। तो स्ट्रेस तो हर एक काम में चीज़ें रहती हैं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हुँ। बट आप कितने पॉजिटिव लेके चलते हो, वो इम्पोर्टेंट है। कोई हायरिंग फेलियर हुआ आपका? हाँ, हायरिंग फेलियर व्हेन स्टार्टिंग में जैसे कुछ कंपनीज़ की मैंने हायरिंग की, सम ऑफ 2-3 क्लाइंट्स, उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी, तो आई हैव डन लॉट्स ऑफ हायरिंग। तो देखो होता क्या है ना, मैं क्लाइंट को भी बोलूँ, कई बार क्लाइंट्स को भी लगता है कि हायरिंग ना बहुत ईज़ी है, कि उनको लगा ऐसे ही कैंडिडेट मिल गया, जबकि मेरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, साइन्ड एग्रीमेंट होता है, एवरीथिंग वाज़ ऑन पेपर। उसके बाद क्या, अच्छा आप स्टार्ट नेगोशिएटिंग कि
आप इतना कर लो, वैसा कर लो, पे करने में प्रॉब्लम। तो दे हैव डन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब पेमेंट नहीं किया कि ईज़ी है, ऐसे कर रहे हो, वैसे। एफर्ट तो है, होते हैं ना, करेक्ट। कैंडिडेट है। तो उस केस में भी फिर धीरे स्लोली आई हैव ऑल्सो फ़िल्टर आउट। तो मैंने भी फिर फ़िल्टर किया उसमें। हर एक चीज़ देखो आपको चीज़ें सिखाती हैं, तो आई हैव डन फ़िल्टर आउट। तो अभी जैसे विप्रो है, एशियन पेंट है, लाइटिंग टेक्नोलॉजीज़ है, सेंसॉसी है। तो देयर आर फ्यू क्लाइंट्स, ल्यूट्रॉन है, तो आई एम वर्किंग विद दोज़ जो बहुत अच्छे प्रोफेशनली काम करते हैं। अनहैपीली दे आर ऑल्सो हैपीली वर्किंग, आई एम ऑल्सो हैपीली वर्किंग। अच्छा सारिका जी, कुछ रैपिड फायर के 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, सेल्स रोल हायर करना या टेक्निकल रोल हायर करना कौन-सा मुश्किल है? टेक्निकल। स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्टेबिलिटी? स्किल। वर्क फ्रॉम ऑफिस या हाइब्रिड मॉडल? वर्क फ्रॉम ऑफिस। स्ट्रिक्ट क्लाइंट या कंफ्यूज क्लाइंट? स्ट्रिक्ट क्लाइंट। फ्रेशर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट? डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। क्लाइंट ज़्यादा फ्रेशर हायर करते हैं, एक्सपीरियंस हायर करते हैं? एक्सपीरियंस ज़्यादा हायर करते हैं। अच्छा, क्विक हायरिंग वर्सेस परफेक्ट हायरिंग? परफेक्ट हायरिंग। हार्ड नेगोशिएशन या ईजी क्लोजर? हार्ड नेगोशिएशन। कैंडिडेट के लिए करते हो, क्लाइंट के साथ करते हो? बोथ। दोनों की विन-विन सिचुएशन रहेगी, तभी दोनों हैपीली काम कर पाएँगे एक दूसरे के साथ। करेक्ट। ईमेल फॉलोअप्स या डायरेक्ट कॉल ज़्यादा पसंद करते हो? डायरेक्ट कॉल ज़्यादा रहती है। उससे ईज़ी क्लोज़र, ईज़ी फ़िल्टर आउट ज़्यादा ईज़ी होता है। वन हायरिंग मिथ जो आप तोड़ना चाहोगे? हायरिंग इज़ नॉट ईज़ी प्रोसेस। बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस नहीं है। तो ये सोचना किसी का भी, क्लाइंट का भी, क्या कि बहुत ईज़ी है क्लोज़ कराना, वो बिल्कुल ईज़ी नहीं है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ प्रोसेस। जिस तरह से सेल्स होती है, जिस तरह से कोई कैंडिडेट सेल्स करता है, सेम जितना प्रेशर वो हैंडल करता है, उतना एक रिक्रूटर भी हैंडल करता है। बिल्कुल, 100%। पर सब बोलते हैं रिक्रूटर करता ही क्या है? यही तो मिथ है। यही सबसे बड़ा मिथ है कि रिक्रूटर करता क्या है। ये सबसे बड़ा मिथ है जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत एफर्ट लगता है अभिषेक। तो सारिका जी, थैंक यू सो मच हाँ, फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट थैंक यू सो मच। एंड आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप और ऐसे करते रहें काम।